Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. Hello everyone, I am Bhavishya. I secured All India rank 29th in this year's UPSC exam. मैं आज अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ. वैसे मेरी स्ट्रैटेजी मेरे ट्विटर अकाउंट पे लिंक में मैंने एक ब्लॉग पोस्ट में शेयर कर रखी है, बट मैं यहाँ पे उसे समराइज़ कर दूँगा. सो फर्स्ट इज़ द बिग पिक्चर कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये प्रिपरेशन करने से पहले भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी की ओवरऑल डिमांड क्या है. सो फर्स्ट ये एग्ज़ाम आईक्यू, हार्ड वर्क या एबिलिटी टू मेमोराइज फैक्ट्स उनके बारे में नहीं है. द कोर डिमांड इज़ दैट कुछ लिस्ट ऑफ आइडियाज़, कंसेप्ट्स, एग्जांपल्स एक्सेट्रा हैं जिन्हें आपको अच्छी तरह से समझना है और वो आपको यूज़ करने हैं क्रिएटिवली और एनालिटिकली अपने आंसर्स में, और उससे यूपीएससी इन जनरल क्लियर हो जाता है. तो ये डिमांड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्रिएटिवली का मतलब है कि आप एक अपना फुल इमेजिनेशन यूज़ करिए. एक ब्रांच ऑफ एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं. कोई आर्टिफिशियल बैरियर्स मत बनाइए सब्जेक्ट्स के बीच. और एनालिटिकली का मतलब है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स कंसिस्टेंट और रीजनेबल होने चाहिए, उनमें कॉज़ैलिटी, उनमें लॉजिक फॉलो करना चाहिए. सो दोज आर दी इम्पॉर्टेंट डिमांड्स. और क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सिलेबस बहुत बड़ा है यूपीएससी का, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपको जब आप एक बार कीवर्ड्स की लिस्ट या नोट कर लेंगे तो उनके अराउंड आप एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. जैसे अगर आपको कोई भी इवेंट है तो उसको वो कीवर्ड्स और वहाँ पे आपको जो जो कैरेक्टर्स हैं उनमें जो इंटरेक्शन हो रहा है उससे आप एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और हर चीज़ को आप एक स्टोरी की तरह रिमेंबर कर सकते हैं. और क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, आपको कोई भी माइनर और छोटे फैक्ट्स याद वैसे भी नहीं रहने वाले हैं. तो आप अगर ये लार्ज स्टोरी और कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो आपका तो ब्रेन का जो बर्डन कम हो जाएगा और इससे आप फ्री होंगे कि आप अपना क्रिएटिवली आंसर लिख पाएँ. और अगर आप एक स्टोरी फॉर्मेट में आंसर करेंगे तो ये काफ़ी रिवॉर्डिंग होता है और एग्जामिनर को भी काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशली एसए के क्वेश्चन में और जीएस 4 के क्वेश्चन में और ऑप्शनल के क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल इन पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर. अब मैं स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी पे आना चाहता हूँ. सो अज्यूमिंग कि आप 1 ईयर फुली डिवोट करते हैं प्रिपरेशन को, then I think most of the time you should focus on preparing for the mains and your optional, for the GS and your option for the mains exam, because that builds the basic concepts and और वही सारे concepts use हो जाएंगे आपके prelims में. So आपको ऐसे prelims के लिए कुछ पहले आपको मेंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं प्रीलिम्स के पहले तक बस प्रीलिम्स प्रिपेयर करूँगा, उससे फिर क्योंकि आपको फिर जल्दी से मेंस के लिए कंसेप्ट बिल्डअप करने में टाइम लगता है और फिर आपका पूरा अटैम्प्ट वेस्ट हो जाएगा. तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप पहले अपना मेंस का सिलेबस जो है जीएस एंड ऑप्शन उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें. और जब फिर आप ये फोकस करें कि प्रीलिम्स में कौन से टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो मेंस के सिलेबस में नहीं है, जैसे नेशनल पार्क्स, वेजिटेशन वगैरह, ऐसे कुछ एनवायरनमेंट के टॉपिक्स हैं वगैरह. तो आप उनकी भी फिर से आप लिस्ट ही बनाइए और उन्हें भी एक उनको भी प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर उसको करिए. और हमेशा PYQs और सिलेबस ये आपके नॉर्थ स्टार होंगे पूरी प्रिपरेशन के. आपको कभी भी कुछ डाउट होगा तो ये आपका लाइक फाइनल सोर्स है और यही आपकी पूरी प्रिपरेशन को डायरेक्ट करेंगे. और प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल सारे PYQs मल्टीपल टाइम्स करने चाहिए, पीरियोडिकली करने चाहिए, ताकि आप हर बार अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग एंगल रियलाइज़ कर पाएँ यूपीएससी क्वेश्चन के. सो फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए एक तो फर्स्ट आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए. प्रीलिम्स में आपको खुद से कुछ नहीं लिखना है, बस आपको एलिमिनेट करके राइट आंसर पिक करना है.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगेन उसमें कुछ प्रीलिम्स का पार्ट है जैसे पॉलिटी और इकोनॉमी जो जनरली प्रेडिक्टेबल और थोड़े रिलेटिवली ईजियर हैं, तो उन पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एक्सट्रैक्ट करें। देन थोड़े ऐसे टॉपिक्स हैं जो जैसे हिस्ट्री हो गई, स्पेशली एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री, उन्हें टैकल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप उनमें लेकिन उनमें से भी आप है ना कुछ जनरल चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप टाइमलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो अगर फिर कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो मे बी आप उस टाइमलाइन से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो वहाँ पे भी आप जनरल, वहाँ पे भी बहुत वीड्स में मत जाइए कि छोटे छोटे डिटेल्स, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा नहीं है। तो आप वहाँ पे भी जनरल चीज़ें जितनी कर सकते हैं, जैसे टाइमलाइंस हो गई, कुछ जनरल फीचर्स ऑफ मेजर एम्पायर्स हो गए कि वो सेंट्रलाइज थे कि डिसेंट्रलाइज थे, वहाँ पे विमेन की कंडीशन कैसी थी, वो ट्रेड कर रहे थे कि नहीं बाहर से, एक्सेट्रा। और फिर उस और जैसे बुद्धिज़्म जैनिज़्म हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन्हें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगेन आप PYQs को बहुत थरली कीजिए। आप उनके ऑप्शंस भी देखिए कि यूपीएससी ऑप्शंस क्यों दे रहा है, ये ऑप्शन का क्या मीनिंग है, और एक एक कीवर्ड आपको क्वेश्चन में कुछ भी लग रहा है उसे गूगल कीजिए, विकीपीडिया यूज़ कीजिए। इसके अलावा आप हमेशा एक प्री के पेपर में कहीं आपको अगर एज हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में मुझे ऐसा लगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूँ रिलेटेड टू अदर्स। सो आप भी अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, आपका जोग्राफी ऑप्शनल है, तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ लाइक 10 to 15 क्वेश्चन में एज क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी ध्यान रखिए, वहाँ से आपको थोड़ा ईजियर हो जाएगा क्लियर करना। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्री की जो मैथ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं तब भी आप पॉजिटिवली स्कोर कर रहे होते हैं ऑन एवरेज, बट द इशू इज़ ये एवरेज तभी वर्क करेगा जब आप बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे तभी लॉ ऑफ लार्ज नंबर से आपको ओवरऑल पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे फ्रॉम जो आपने गैस वर्क भी किया है। तो कोशिश करिए कि थोड़ी ज़्यादा की तरफ बायस हो आपका अटैम्प्ट, क्योंकि बट ये इंडिविजुअल आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इंडिविजुअली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 80 अटैम्प्ट करने, 85 करने, 90, 95 करने। मैं ऑलवेज मोर देन 95 करता था, तो मेरे गलत भी होते थे, तो ओवरऑल आई वॉज एबल टू क्लियर द कट ऑफ कम्फर्टेबली। सो ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपको डरना नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा रिस्क, और स्पेशली जो ज़्यादा टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें इंट्यूशन भी डेवलप हो जाता है, तो थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट आप बायस रखिए टूवर्ड द ग्रेटर साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर प्रीलिम्स, मेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रेडिक्टेबल पार्ट ऑफ द होल एग्ज़ाम। सो इसमें अगेन, और इसमें भी आप मेंस में भी प्रायोरिटाइज़ कीजिए, जैसे ऑप्शनल सबसे इम्पॉर्टेंट है 500 मार्क्स, देन जनरली GS और ऐसे का पेपर इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद GS1 के कुछ पार्ट्स जैसे इंडियन सोसाइटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, और ये जनरली ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। देन GS2 इज़ ऑल्सो क्वाइट स्कोरिंग, और GS3 रिलेटिवली कम स्कोरिंग है, लेकिन तो आप इसमें भी आप प्रायोरिटी ऑर्डर क्रिएट कर लीजिए कि आप कौन से टॉपिक्स पहले करेंगे, और सिलेबस पूरा कंप्लीट ज़रूर करिए। और अगेन इसमें आप देख लीजिए कि जैसे आप जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आता है और वो भी काफ़ी जनरल नेचर का होता है, तो आप उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। लेकिन आप, और वर्ल्ड हिस्ट्री आप फिर भी उसको पूरी तरह से इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आप वर्ल्ड हिस्ट्री के कंसेप्ट आप पूरे सिलेबस में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, GS2 में यूज़ कर सकते हैं, GS4 में यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एडवाइस है। बट फॉर स्पेसिफिकली फॉर आंसर राइटिंग, फर्स्ट आप आंसर राइटिंग इज़ नॉट रॉकेट साइंस, सो आप उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए। जस्ट 7 मिनट्स में आपको आंसर लिखना होता है फॉर 10 मार्कर। तो फर्स्ट तो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए आप 20 क्वेश्चंस की डिमांड मीट कर पाएँ। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपके रिलेटिवली काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। और जो स्टैंडर्ड इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट होता है वही मैंने यूज़ किया था। और आंसर आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को जितनी उसकी डिमांड्स हैं उसमें ब्रेक कर पाएँ। फॉर एग्जांपल इन जनरल 10 मार्कर की 2 डिमांड्स होती हैं और 15 मार्कर की 3 डिमांड्स, तो आप उन स्पेसिफिक डिमांड्स में ब्रेक करें अपने आंसर को और उसको मीट करें। एक और पॉइंट, जो पॉइंट्स वर्सेस पैराग्राफ डिबेट है, आई थिंक वो फ्यूटाइल है, मतलब इट डज नॉट मैटर रियली। बट जनरल थंब रूल मेरा तो ये था कि अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट है, उसकी डिमांड काफ़ी क्लियर है, तो मैं उसको पॉइंट्स में आंसर करता था। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा एनालिटिकल है तो मैं उससे पैराग्राफ में आंसर करता था। और मेरे ऑप्शनल में मैंने मोस्ट ऑफ दी
क्वेश्चंस को पैराग्राफ में आंसर किया, बट यू कैन ऑलवेज मिक्स एंड मैच। आप जैसे पैराग्राफ में लिख रहे हैं और उसके बीच में आप कि कुछ आपको लग रहा है कि पॉइंट में फॉर्मेट में बैठा जाएगा तो आप उसे पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और अबाउट वैल्यू एडिशन, फर्स्ट इसका ज़्यादा आप प्रेशराइज मत होइए कि मुझे बहुत ज़्यादा डेटा ऐड करना है या मुझे डायग्राम में मैप, ये ज़रूरी है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी डिमांड मीट करना ज़्यादा ज़रूरी है उससे पहले। और डेटा और वैल्यू एडिशन ये सब नेचुरली आंसर में इंक्लूड होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने उसको कुछ फोर्स करा है या आपने बस भर दिया है उसको फॉर इट्स सेक ओनली। सो इट शुड मीट द इट शुड फ्लो नेचुरली, इट शुड कॉम्प्लीमेंट योर आंसर। और जैसे आप जो डायग्राम्स और मैप्स हैं उन्हें आप साइड में एक बॉक्स में बना सकते हैं। तो और डेटा में भी आप है ना काफ़ी बस हाई क्वालिटी जो डेटा काफ़ी ज़्यादा जगह यूज पे उसे ही कलेक्ट कीजिए। सो फॉर एग्जांपल एजुकेशन में आप प्रथम या प्रथम की असर रिपोर्ट आती है जैसे वो कलेक्ट कर लीजिए, इकोनॉमिक्स में आरबीआई का कलेक्ट कर लीजिए, सेंसस का डेटा कलेक्ट कीजिए। तो बस और उससे ज़्यादा बर्डन मत कीजिए, बस थोड़ा थोड़ा ही कलेक्ट करिए और उसको यूज़ करिए मल्टीपल अक्रॉस दिस एग्ज़ाम, लाइक फ्रॉम GS 1 to 4 टू ऐसे ऑप्शन एक्सेट्रा। सो ये तो जो नॉलेज वाला एस्पेक्ट हो गया। इसके अलावा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मसल मेमोरी डेवलप करनी है कि जब कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आप बैक टू बैक 20 क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करेंगे और उस लाइक एग्ज़ाम प्रेशर में 3 आवर्स के अंदर। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियली आप जब आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं आंसर राइटिंग, तब आप केवल स्ट्रक्चर और इस पर फोकस कर सकते हैं, बट धीरे धीरे आपको टाइम बाउंड आंसर राइटिंग की तरफ मूव करना चाहिए। मे बी इनिशियली आप फॉर 10 मार्क का 10 मिनट्स भी ले सकते हैं, लेकिन और धीरे धीरे आप लाइक फाइनली, और अगर आपको 3 घंटे का पूरा पेपर लिखने में काफ़ी इनर्शिया फील हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 1 आवर का पेपर लिखें जिसमें आप 6 या 7 क्वेश्चन ही करें। तो वो थोड़ा आपका वो उससे आपकी हैबिट बन जाएगी। देन फाइनली आई वुड रिकमेंड कि जब एग्ज़ाम से 1 महीना या 20 डेज़ पहले आप एक फुल जो GS का GS1, GS2, GS3, GS4 का जो बैक टू बैक वाला पूरा एक्सपीरियंस होता है वो सिमुलेट करें घर पे ही, ताकि उससे आपको थोड़ा कंफर्ट फील होगा कि एटलीस्ट आप कर सकते हैं। और वो मुझे भी काफ़ी हेल्पफुल रहा। मैंने तो 2-3 बार कर लिया था ऐसा, तो उससे लाइक एग्ज़ाम के टाइम मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐसे बर्डन या प्रेशर फील नहीं हुआ। और हमेशा ध्यान रखिए कि मेंस के जो 7 पेपर्स हैं वो 7 इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इन द सेंस दैट कि आप ऐसा मत सोचिए कि मैं एक पेपर को इग्नोर कर दूंगा और 6 को या मैं इनमें से कंपनसेट कर लूँगा। क्योंकि इशू ये होता है कि आप एक तो एग्ज़ाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आपको कभी भी पता नहीं लगता है कि आपके किस में कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। सो और हमेशा ये ध्यान रखिए कि द एग्ज़ाम इज़ अबाउट एवरेज। So even if you score average or above average marks in all the 7, then you will make it. But if you do really well in 6 papers and you butcher your last paper, then also आप eliminate हो सकते हैं। So हमेशा first priority should be meeting the average or above average requirement. Then you can focus on scoring more in, let's say, optional or GS4 और ऐसे। So हमेशा ये ध्यान रखिए कि, और ये प्री में भी ट्रू है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी एवरेज और अबव एवरेज से ऊपर निकलने की होनी चाहिए। अबाउट द इंटरव्यू पार्ट, सो फर्स्ट पहले तो आपको जब तक आपका मेंस क्लियर नहीं होता है तब तक आपको मोस्टली इंटरव्यू के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू फर्स्ट प्रायोरिटी मेंस होनी चाहिए, क्योंकि मेंस काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और जो कांस्टेंट फैक्टर है, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप ऑप्टिमाइज अपने मार्क्स मेंस में करें। देन आफ्टर मेंस जो इंटरव्यू पार्ट होता है उसके लिए आपको फर्स्ट आपका जो डैफ है, जो आपकी प्रोफाइल फिल करते हैं, उसे आप बहुत ही ध्यान से फिल करें। जो जो आप चीज़ें उसमें लिख रहे हैं, आपको पहले आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं आपके फैमिली, फ्रेंड्स, आपके मेंटर्स वगैरह से, और फाइनली आप उनको थरली प्रिपेयर करें। जो भी आपको लगता है कि पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हें तो आपकी प्रोफाइल का हर नाउन बेसिकली आप उसको एक कॉपी में उसके अराउंड जो फैक्ट्स हैं उन सबको प्रिपेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद सेकेंड चीज़ होगी करंट अफेयर्स। सो उसमें अगेन आप एक पूरी लिस्ट बना सकते हैं कि ओवर लास्ट 6 मंथ्स, स्पेशली लास्ट 2-3 मंथ्स क्या क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं, और उन्हें प्रिपेयर कर लें। और इसके अलावा एक पार्ट मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं आप। सो मॉक इंटरव्यूज़ में आप फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी टू, आपको जो अपनी नर्वसनेस है, बॉडी मैनरिज्म्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है, उन सबको इम्प्रूव करना आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिकॉज जो कंटेंट वाइज और एक्चुअल मार्क्स जो है वो
जो मॉक्स जो हैं वो एक्चुअल इंटरव्यू से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो वो सब मे बी आपको हेल्प करेगा कि नहीं। बस फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि नर्वसनेस नहीं हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आर्टिकुलेशन, ये सब इम्प्रूव हो जाए। उसके बाद आप मॉक्स बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं दें, मतलब आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि 5-6 मॉक्स या 10 मॉक्स जिसमें आपको एक बार आप कंफर्टेबल फील करने लग जाएं, वो दे देना। इसके अलावा आप घर पे खुद से ट्राई कर सकते हैं। आप खुद क्वेश्चन जो भी आपको लगता है कि जैसे उसी ईयर की इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट या लास्ट ईयर की इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट में से आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन, आप उनके आंसर फॉर्मुलेट करें। शॉर्ट आंसर्स देना इंटरव्यू में फेवरेबल होता है क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम होता है, तो शॉर्ट डायरेक्ट आंसर्स। Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. और अपनी प्रोफाइल और करंट अफेयर्स ये आपको प्रिपेयर करना होगा। और इंटरव्यू में अगेन आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा चेक होता है, आपका आर्टिकुलेशन बहुत ज़्यादा चेक होता है, आपके मैनरिज्म्स बहुत ज़्यादा चेक होते हैं, तो आप उन चीज़ों पे फिर से ज़्यादा फोकस करें। और हमेशा उस हर एग्ज़ाम स्टेज पे आपको अपना थोड़ा माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। जब आप प्रीलिम्स में, तब आपका माइंडसेट है कि टू एलिमिनेट, कुछ भी आप गेस वर्क करके आपको ज़्यादा स्कोर करना। मेंस में आपका माइंडसेट है कि टू मीट द डिमांड्स ऑफ 20 क्वेश्चंस। देन आपका जो इंटरव्यू स्टेज पे आपका आप फिर से आप मेंस की तरह बड़े लंबे आंसर्स नहीं लिख सकते हैं, तो आपको बस शॉर्ट में जो क्रक्स है जो क्वेश्चन का, उसे आंसर करना है। आपको दिखाना है कि उस 20-25 मिनट्स में जो आपका बोर्ड है वो आपसे इम्प्रेस हो जाना चाहिए कि ओके, कि आप एक वैलिड सिविल सर्विसेज के लिए कैंडिडेट हैं। तो बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पहले मेंस क्लियर करने पे सोचना चाहिए, देन यू कैन गो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू अगेन। और वही और इसे भी लिमिटेड रखें, इसे भी ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेट मत करिए कि बहुत सारी अलग अलग एडवाइस। स्ट्रेट सिंपल फोकस रखिए उसमें। आगे आपको जो भी एडवाइस मिल रही है उसे आप अपने कॉमन सेंस से पास करिए। ऐसा एक्चुअली जो बोर्ड होता है वो काफ़ी कॉर्डियल होता है, उनकी कोई ऐसे रिजिड डिमांड नहीं है कि आपको यही करना है या ऐसे ही बोलना है। तो आप जो भी आपका जो जेन्युइन सेल्फ है उसे प्रेजेंट करिए। थैंक यू एवरीवन। होपफुली मेरी एडवाइस आपको कुछ बेनिफिट करेगी। ऑल द बेस्ट।